अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा एक्चुअली आफ्टर स्टडीइंग EMI नाउ विल गो फॉर द सेकंड पार्ट दैट्स अल्टरनेटिंग करंट। ये कुछ अलग नहीं है, उसी यूनिट के साथ है एक्चुअली। थोड़ा सा मैंने आपको वो ग्रुप में डाल दिया था मटेरियल अल्टरनेटिंग करंट के बारे में एंड एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट व्हाट इज। आई होप आपने वो पढ़ा होगा। एक्चुअली थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि एट वन टाइम हमने स्टडी किया था कि अगर हम एक लूप को घुमाएंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट डायरेक्टेड इनवर्ड्स। अगर इसमें हम एक लूप लेंगे एंड इस लूप को हम घुमाएंगे, ठीक है ना, लाइक दिस लूप को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो वेस्टली अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे एक्चुअली करंट जनरेट होता है ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बारे था, दैट वाज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वाई थीटा वाज इक्वल टू ओमेगा टी, दैट्स बी ए कॉस ओमेगा टी। आपको पता है बिकॉज थीटा इज यूजुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स इनटू टाइम हुआ एज ओमेगा इज थीटा बाई टी, देयरफॉर ओमेगा थीटा किसके बराबर हो गया, ओमेगा टी, जब आप लूप को रोटेट करवाओगे। तो देयरफॉर इट एक्चुअली दिस इक्वेशन कम्स जब हमारे पास एंगल वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड इज एरिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम टी। तो देयरफॉर एक्चुअली ये रिलेशन आपको मिलती है जब एक्चुअली ए और बी के दरमियान जो एंगल होता है ना वो जीरो होता है। जब कोई फेज डिफरेंस उनके दरमियान होगी तब हम फाई वाई ऐड कर लेते हैं। तो लेकिन अगर आपको पता है अकॉर्डिंग टू ये आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद दिस कॉइल। अगर आपको EMF इसे निकालना होगा तो आप फैराडेज लॉ यूज कर सकते हो। तो EMF किसके बराबर आएगा आपका, दैट वाज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। तो देयरफॉर दैट वाज इक्वल टू माइनस इसकी डिफरेंशिएशन करो आप, वो आपको मिलेगा बी ए, और कॉस की डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी। आपको EMF मिला। तो उसके बाद अगर आपने करंट हमने निकालना है तो करंट इसको दिस इज बी ए सॉरी और ओमेगा भी आएगा क्योंकि इंटरनल डिफरेंस की बी ए ओमेगा डिवाइड बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। फिर आपको पता होगा दिस बी ए ओमेगा आर रिप्रेजेंटिंग आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह यहाँ अगर आपको बी ए ओमेगा, तो इस इक्वेशन से हमें निकलता था ई इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो बेसिकली व्हाट इज दिस आई इज इक्वलेंट आई नॉट ओमेगा टी, इट इजंट इट अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज दिस, इजंट इज अल्टरनेटिंग EMF। तो देयरफॉर एक्चुअली वी हैव स्टडीड दिस थिंग, ये हमने पढ़ा भी था। अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा जब आपने वहाँ जनरेटर पढ़ा तो आपने एंड में देखा जनरेटर में जो आपको करंट मिल रहा था वो भी ऐसा है, जो EMF में मिला आपको वो भी यही है। तो देयरफॉर एक्चुअली इसके बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह हम इसको घुमा सकते हो, हमें ऐसा वाला करंट मिल रहा है। जिसमें आपने एक तरीका पढ़ा AC जनरेटर में आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रो जनरेटर्स की बात करेंगे, ऊपर से पानी गिरता है डैम में से और उसको टर्बाइन को रोटेट करता है, इजंट दैट, और बीच में तो मैग्नेट्स लगे, इजंट द कॉइल रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, इजंट द कॉइल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड विद सम एंगुलर वेलोसिटी एंड यू आर गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ करंट, दैट इज द AC करंट, ठीक है ना। एंड दिस इज दी अल्टरनेटिंग EMF। अगर आप एक्चुअली देखेंगे हम जो हमें ग्राफ वहाँ पे मिला था EMF के लिए या करंट के लिए, अगर दिस इज I दिस इज T, यू फाइंड द ग्राफ वाज बिटवीन करंट एंड टाइम, द ग्राफ वाज लाइक दिस। सो द करंट वाज वेरिंग विद टाइम, इट वाज चेंजिंग इट्स पोलैरिटी, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ इंटरवल। एवरी हाफ इंटरवल के बाद आप देखते हो कि अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज। आपको इस तरह का ग्राफ मिला, आपने पढ़ा भी वो एज पर जनरेटर इज कंसिडर्ड। लेकिन अगर आप DC करंट की बात करोगे, दैट इज डायरेक्ट करंट की बात अगर करोगे, तो अगर आप वहाँ पे वेरिएशन देखोगे, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये वेरिएशन अगर आपको देखोगे DC करंट में, तो डियरफॉर DC करंट किस तरह आप रिप्रेजेंट करते हो, ये आपका टाइम है, ये आपका I फंक्शन ऑफ टाइम है, तो डियरफॉर द करंट वाज लाइक दिस। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं, इसमें जो करंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ साथ। एंड इज दिस DC करंट, क्या ये भी DC करंट है, ये करंट है, ये आपका टाइम है, ये भी DC करंट, यस ऑफ कोर्स इट इज आल्सो DC करंट। ये जरूरी नहीं है, जो हम यहाँ पे कांस्टेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहता है। हम कहते हैं DC करंट का वैल्यू चेंज भी होगा, एक्चुअली डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होती है। जो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच डज नॉट चेंज इज DC करंट, यानी वो करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई उसी को DC करंट। डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो कांस्टेंट, ये का वाला कांस्टेंट है, वो वेरी भी हो सकता है, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी जो पोलैरिटी है वो सेम है, इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये कांस्टेंट है। तो देयरफॉर DC करंट एक्चुअली वो वाला करंट है जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, वो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। डायरेक्शन डज नॉट मीन कि उसका वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहे, नो नो नो, इट डज नॉट मीन दैट। इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है ना, बट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं, उसको DC करंट कहते हैं। तो देयरफॉर ऑब्वियसली बेटा अगर हम अपने AC करंट की बात करें, देखो वो ऐसे हम दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो इसकी जो डायरेक्शन है ना वो कंसिस्टेंट, पोलैरिटी जो चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पोलैरिटी चेंज हो रही है, दिस इज AC करंट। ये आपके पास AC करंट हो गया। इस तरह भी देख सकते हो,
ये भी एसी करंट है। मैं स्क्वायर वाला भी बना सकता हूँ, तो वो भी एसी, यानी सिंपल में जैसा भी आपको ग्राफ अगर आपको दिखाई देगा जिसमें पोलैरिटी अप डाउन हो रही है, देखो इनमें फ़र्क देखो, ये सिर्फ ऊपर वाले जिस कॉलम में है, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में है, विच मीन इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे इट चेंजिंग, इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन द क्वाड्रेंट्स फर्स्ट एंड फोर, तो देयरफॉर दिस शोज अस दैट द पोलैरिटी इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव जस्ट रिप्रेजेंटिंग एज द एसी करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज कंसिस्टेंट, मैग्नीट्यूड क्या होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो रही है, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, अगर डीसी जो हम रिप्रेजेंट करते थे वो एक आमतौर पर अगर आपको हासिल भी करना है डीसी, तो देयरफॉर वो हम बैटरी से यूज़ करते थे। द सिंबल फॉर बैटरी वाज लाइक दिस, ये हमारा हायर पोटेंशियल था पॉजिटिव, ये लोअर पोटेंशियल था नेगेटिव। यहाँ से आपको एक्चुअली डायरेक्शनल कन्वेंशनल करंट भी होती थी इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन जब एसी रिप्रेजेंट किया जाता है तो बेटा एसी इज रिप्रेजेंटेड, इसमें हायर लोअर नहीं होता, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल है वो कंसिस्टेंटली वेरी होता है, तो देयर में हायर लोअर नहीं होता है, ऐसा नहीं साइन। इसमें ये वाला साइन हम रिप्रेजेंट करते हैं डीसी को, एसी, ये डीसी रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, और एसी को हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बेसिक्स आपको बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर थोड़ा सा मैं बेसिक्स आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको याद होगा जो करंट, एक्चुअली करंट इन मैथमेटिकली हम करंट किसके बराबर, इंस्टेंटेनियस करंट है स्पेशली। अगर मैं इंस्टेंटेनियस, दैट्स करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट आई इज सिंपली इक्विवेलेंट टू डी क्यू बाई डी टी, द इंस्टेंटेनियस करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो चार्ज गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस करंट है। लेकिन अगर मैं एवरेज, जिससे हम इसको हासिल करते हैं, अगर हम एवरेज करंट की बात करेंगे, दैट्स आई एवरेज, दिस एवरेज दैट्स करंट ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू डेल्टा, तब एवरेज के लिए हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जब भी इसका डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को, तब इंस्टेंटेनियस करंट आपको मिलेगा। यानी कि एक्चुअली वी आर गेटिंग इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम द एवरेज करंट विच सिंपली इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा क्यू बाई डी टी, व्हेन इट्स डेल्टा टाइम अप्रोच टू जीरो, तब आपको इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्विवेलेंट डी क्यू बाई डी टी मिलता है, ठीक है ना बेटा। अगर मैं कहूँ जो हमारे पास टाइम ये करंट है ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ऐसा कुछ आपको फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई कंसेप्ट हासिल करना हो, आपको इस तरह कोई कंसेप्ट दिया जाता है कि हमारे पास कुछ करंट है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और आपको दिस एवरेज करंट चाहिए, यू हैव बीन प्रोवाइडेड अ करंट विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट एवरेज करंट, ठीक है ना बेटा। इस तरह मिली, we have been given as a function of time, we have been given a current which is function of time, ने हमें जो दिया गया है ना वो करंट है, मगर किसकी फंक्शन है, टाइम की, और आपसे कहा गया है कि एवरेज बताओ एवरेज करंट कितना होगा। पहले आप उससे पहले मुझे आप ये बताओ, अगर मुझे इस इक्वेशन से यहाँ से अगर मुझे ये जो चार्ज चाहिए, यानी हमें करंट पता है, एवरेज करंट हमें पता है बेटा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा, लेकिन अगर मुझे इससे चार्ज चाहिए तो देयरफॉर ऑब्वियसली आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करो, ये इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करोगे तब वो कैंसिल हो जाएगा डी उसके साथ, यहाँ पे डी टी इसको मल्टीप्लाई लगेगा, इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड्स, यू विल गेट क्यू आई इज इक्वलेंट आई डी टी, तो देयरफॉर यू कैन गेट चार्ज इन रिवर्स डायरेक्शन, डी टी मल्टीप्लाई इंटीग्रल बोथ डी और इंटीग्रल कैंसिल, क्यू किसके बराबर इंटीग्रल आई डी टी, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये इस क्वेश्चन, इससे हम एक्चुअली चार्ज निकाल सकते हैं फ्रॉम दी करंट। चलो मैं क्या कह रहा था, आई वाज आस्किंग कि अगर हमें कोई फंक्शन दी हुई है करंट की, मगर वो किसकी फंक्शन है, टाइम की फंक्शन है, एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द एवरेज करंट, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है एवरेज करंट किसके बराबर है, वो आपने अभी देखा कि हमारे पास जो एवरेज करंट है वो है बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब इस डेल्टा क्यू विच इज एक्चुअली द एवरेज चार्ज, एवरेज चार्ज कैसे आपको मिलेगा, हमको पता है कि चार्ज जो है ना वो किसके बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमें एवरेज की बात करनी है। तो यूजुअली मैंने शायद आपको बोला है कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दी हुई है टाइम की और आपसे कहा जाता है कि एवरेज निकालो वहाँ से, तो उसका एक तरीका होता है, तो देयरफॉर मैं आपको भी यहाँ पे बताऊंगा, तो देयरफॉर इट विल बी रिप्रेजेंटेड। चलो अगर हमें ये देखो, फिर से मैं कह रहा हूँ कि एक फंक्शन दी हुई है करंट की फंक्शन जो टाइम की फंक्शन है, मगर करंट दिया हुआ है किसकी फंक्शन है, टाइम की फंक्शन है, और आपसे एवरेज करंट मांगा जा रहा है, तो देयरफॉर एक रूल आपने याद रखना है। तो क्योंकि एवरेज करंट आपको पता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, लेकिन हमको पता है ये जो चार्ज है किस तरह निकाल सकते हैं हम करंट से, तो देयरफॉर दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू दिस आई फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी, इस तरह हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये एक रूल है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है विच इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, कोई भी वैल्यू है, कोई भी फंक्शन दी हुई है, कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है जो फंक्शन ऑफ टाइम है, और उसका आपने एवरेज निकालना है, अगर आपने इसका एवरेज निकालना है एफ एवरेज, तो सिंपल से बेटा याद रखना है, तो उस फंक्शन ऑफ टाइम
dt डिवाइड बाय टाइम इंटरवल dt, इस तरह हम निकाल सकते हैं। दैट्स वी कैन इंटीग्रेट दिस f ऑफ t dt ओवर द टाइम इंटरवल dt, इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो वंस अगेन सेम थिंग वाज डन हियर कि जो चार्ज है ना ये डेल्टा t एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ dt बन जाता है जिस वक्त हमें किसी भी फंक्शन से उसका एवरेज निकालना होता है। यानी ये एक रूल है, आपने याद रखना है कि जब कोई भी फंक्शन दी हुई हो बट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हो लेकिन वो फंक्शन ऑफ टाइम हो और उससे आपसे कहा जाता है कि वहां से एवरेज निकाल के लाओ, तो आपने सिंपली क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी डिवाइड बाई द शॉर्ट टाइम, जो टाइम दिया हो उसका छोटा सा दिस डी टी का इंटीग्रल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं पे आपसे अगर एक और फंक्शन का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे एवरेज पावर, क्योंकि पावर किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डन बाय टोटल एवरेज पावर। अगर हम बात करेंगे एवरेज पावर होता है टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो देयरफॉर P इज इक्वलेंट डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर वर्क डन कैसे निकालोगे आप यहाँ से, तो वर्क डन निकलेगा सिंपली इंटीग्रेटिंग सो वन डब्ल्यू इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ पी डी टी निकलेगा ना। तो देयरफॉर तो मुझे पता एवरेज पावर अगर आपने निकालना है, पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो दैट विल बी सिंपली इंटीग्रल ऑफ पी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी, है ना समझ में। तो देयरफॉर ये आपको एवरेज पावर देगा। तो देयरफॉर इन जनरल में नटशल में आपने याद रखना है जब भी आपके पास कोई फंक्शन हो, चूंकि आगे जाके हमें यूज भी करना है, जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन हो विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन वो खुद फंक्शन ऑफ टाइम हो, तो उससे अगर एवरेज निकालना है तो सिंपली क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ द टाइम, तो वो आपको एक्चुअली उसका एवरेज वैल्यू देगा। जिस तरह यहाँ पे हमें एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कुछ मिला यहाँ पे अगर हम देखें एवरेज फंक्शन, आप यहाँ पे एवरेज चार्ज हम एवरेज करंट निकाल सकते हैं, इस तरह यहाँ पे एवरेज पावर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो पढ़ा एक्चुअली ना ये कुछ बेसिक्स था। अब थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, थोड़ा सा आपने पढ़ा भी खुद की अल्टरनेटिंग करंट हमने देखा कि जो एक्चुअली कंसिस्टेंटली आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, अपना जो उसकी कहेंगे हम जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है। तो पहले अपर साइड में पॉजिटिव जिस मैक्सिमम को जाता है, फिर लोअर साइड में जिस मैक्सिमम को जाता है, कंसिस्टेंटली रिवर्स अपनी डायरेक्शन करता है from 0 to maximum to 0, then maximum in other direction back again to 0. So the variation in alternating current with time is represented by a sinusoidal curve. You have seen that, आपने वो पढ़ा भी है, उसको sinusoidal curve में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कंप्लीट curve मैंने यहाँ पे बना भी दी थी, ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक बस यहाँ तक ये कंप्लीट साइकिल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ साइकिल्स फिर आपको पता है वो एक्चुअली पर सेकंड वो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा, एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल टाइम पीरियड आपको देगा। तो जनरल में आपने याद रखना है कि जब भी आपने अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करना है, दैट अल्टरनेटिंग करंट विल बी रिप्रेजेंट बाय आई इज इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, या कहीं कभार कॉस ओमेगा टी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका ईएमएफ जो है ना दैट्स इक्वलेंट ई वोल्टेज जो रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब भी आप बिकॉज वहाँ पे साइनोसाइडल वेरिएशन आपने जब आपने जनरेटर पढ़ा उसमें भी आपने देखा, या हम कोसाइन भी इन टर्म्स ऑफ कोसाइन भी वो दिखा सकते हैं, वैसा कुछ मसला है नहीं। तो देयरफॉर जनरल में आपने याद रखना है द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। वो करंट इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ साथ, और डायरेक्शन वो रिवर्स चेंज करता है अपनी पोलैरिटी, ठीक है ना, पीरियोडिकली, तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो आमतौर पर जो इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई हमारे घरों में भी आती है वो यही होती है, इसी करंट। दिस इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई सेंड्स करंट इन द सर्किट, जिसको रिप्रेजेंट हम करते हैं साइन या कोसाइन फंक्शन में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा दैट्स इंस्टेंटेनियस करंट, अल्टरनेटिंग करंट या इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ दैट विल बी रिप्रेजेंट आई इज इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, या कहीं कभार हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं आई इज इक्वलेंट आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो ईएमएफ रिप्रेजेंट किया जाता है वो इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी या ई नॉट कॉस ओमेगा टी, नो प्रॉब्लम देयर, बिकॉज दोनों में वेरिएशन जो है ना वो वन एंड द सेम। फर्क सिर्फ इतना है कि साइनोसाइडल वेरिएशन में 0 से स्टार्ट होगा मिनिमम से, और कोसाइनल में वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसमें जो आई नॉट है बेटा रिप्रेजेंट दिस इज कॉल्ड एज करंट एम्पलीट्यूड, इसको पीक करंट कहते हैं, पीक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एंड टी आपको पता है टी टाइम पीरियड है, रिप्रेजेंट करता है ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और आपको पता भी हो ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई बाई टी दैट्स इक्वलेंट टू 2 पाई न्यू, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी इस तरह हम निकाल सकते हैं। ये भी ईएमएफ या हम कहेंगे जो वोल्टेज है ना जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ और डायरेक्शन रिवर्स हो रही है पीरियडिकली, उसको इन अल्टरनेटिंग ईएमएफ हम कहेंगे, विच विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है ना। चूंकि ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये वेरी हो रहा है कंटिन्यूअसली विद टाइम, देयरफॉर इट इज इफेक्ट इज मेजर्ड बाय डिफाइनिंग आइदर मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जिसको हम कहते हैं ऑफ एसी
और यहाँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि कंसिस्टेंट वेरिएशन आ रही है हमें। अगर हम देखेंगे देयर इज कंसिस्टेंट वेरिएशन, कंसिस्टेंट चेंज इन दिस अल्टरनेटिंग ईएमएफ सिंस यहाँ अल्टरनेटिंग करंट, सिंस अल्टरनेटिंग करंट वेरीज कंटिन्यूअसली विद टाइम, सो इट इज इफेक्ट इज मेजर्ड। इसका इफेक्ट जो अगर हम मेजर करें तो इफेक्टिवली अगर हम देखेंगे इसका इफेक्ट हमें देखना है तो हमें उसके लिए मीन वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे एक्चुअली इस सेल में आपका दिया हुआ है, दैट इज एक्चुअली द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC, दैट्स मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चूंकि वाई हम ये क्यों स्टडी करते हैं, बिकॉज इफेक्टिवली अगर हमने AC करंट को स्टडी करना है तो देयरफॉर हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा। अदरवाइज चूंकि वो टाइम के साथ साथ पीरियडिकली कंसिस्टेंटली उसमें वेरिएशन आती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए हमें क्या करते हैं, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC पढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा जब आपने नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड पढ़ी थी, तो उस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड में अगर आपको याद होगा बेटा आपने पढ़ा था, उस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ना मुश्किल होता है, तो देयरफॉर उसके लिए हम बाद में एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड स्टडी करते हैं उसको इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए। सेम थिंग विल बी डन हियर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो देयरफॉर व्हाट वी विल डू, वी विल स्टडी इट्स मीन और एवरेज वैल्यू। नाउ व्हाट इज मीन और एवरेज वैल्यू? Quite simple. It is the arithmetical average of all the values of AC over a half cycle. पहले तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि ये क्या है, जिस तरह आप निकालते हो अर्थमेटिकल मीन, ये भी वैसा ही है, अर्थमेटिकल एवरेज है तमाम वैल्यूज AC के ओवर ए हाफ साइकिल। चलो निकालते कैसे हैं, याद रखो इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज दैट स्टडी करंट। इसको डिफाइन करते हैं, ये वो स्टडी करंट है विच सेंडर्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट, जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सर्किट में भेजेगा, या कि कोई भी रेजिस्टेंस हो, सर्किट हो, जो भी होगा, इन सेम टाइम एज द अल्टरनेटिंग करंट सेंड अल्टरनेटिंग करंट सेंड्स इन हाफ इट्स टाइम पीरियड, जो अल्टरनेटिंग करंट अपने हाफ पीरियड में सेंड करता है। आई विल डिफाइन इट बाई टू वेज, दो तरीकों से मैं इसको एक्चुअली डिफाइन करूंगा। आई विल डिफाइन इट बाई टू वेज। पहले मैं क्या कह रहा हूँ, पहले गौर से सुनो कि ये जो अर्थमेटिकल या मीन वैल्यू ऑफ AC होता है ना, ये अर्थमेटिकल एवरेज होता है तमाम वैल्यूज AC के जो हाफ साइकिल्स में है। यानी कि हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये वो स्टडी करंट है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट, तो वो स्टडी करंट है, DC करंट है, जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सर्किट में भेजता है इन सेम टाइम, उसी टाइम में जिस दौरान एक अल्टरनेटिंग करंट सेम चार्ज सेंड करेगा ओवर ए हाफ टाइम, जो चार्ज अल्टरनेटिंग करंट सेंड करेगा हाफ टाइम में। इस तरह भी आपको समझ में आएगा कि जितनी चार्जेस अल्टरनेटिंग करंट हाफ पीरियड में सेंड करता है ना, उतनी ही और कितना टाइम लेगा DC उन चार्जेस को सेंड करने में इस सर्किट में, उसी को हम मीन और एवरेज वैल्यू कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज दैट स्टडी करंट, वो स्टडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट, जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एक सर्किट में भेजेगा इन द सेम टाइम एज द अल्टरनेटिंग करंट सेंड्स थ्रू द सर्किट इन हाफ इट्स टाइम पीरियड। ठीक है ना, एक तो ये तरीका है। दूसरा आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, ये वो स्टडी करंट है विच व्हेन पास थ्रू ए सर्किट, ये वो स्टडी करंट है जो जब किसी सर्किट में पास होगा फॉर हाफ द टाइम पीरियड, किसी हाफ टाइम पीरियड के लिए, मगर किसका हाफ टाइम पीरियड, ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, यानी दैट स्टडी करंट विच व्हेन पासेस थ्रू ए सर्किट फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट sends the same amount of charge as is done by the alternating current in same time through the same circuit। ठीक है ना, यानी इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो स्टडी करंट है जब इसको हम किसी सर्किट में पास करते हैं हाफ टाइम पीरियड के हाफ टाइम पीरियड के अल्टरनेटिंग करंट के हाफ टाइम पीरियड को सेंड करते हैं, तो ये सेम अमाउंट ऑफ उतनी ही चार्ज सर्किट में भेजेगा जितना अल्टरनेटिंग करंट इस हाफ टाइम सर्किट में, हाफ टाइम पीरियड में इसी सर्किट में सेंड करता है। ठीक है ना, तो आइदर यू कैन डिफाइन इट बाय वन वे और द अदर। फर्स्ट डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल, इस तरह इट इज defined as that steady current which sends the same amount of charge through a circuit in the same time as the AC alternating current does।
है ना, which sends the same amount of which sends the same amount of charge through a circuit in the same time as the AC does in half its टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया आपका मीन और एवरेज, यानी कि इसको हम डिफाइन करते हैं, ये वो स्टडी करंट है जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमें सर्किट में भेजेगा इन सेम टाइम जितना एसी करंट अपने हाफ टाइम में भेजता है, सिंपल में, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मीन और एवरेज वैल्यू कहते हैं। इसको डिनोट हम यूजुअली बेटा आई एम से करते हैं, आई मीन, ठीक है ना, या कई कबार हम आई ए भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई एवरेज। आमतौर पर एवरेज इसमें ब्रेसेस में इस तरह लिखा जाता है, इस तरह ब्रेसेस में लिखा जाता है एवरेज। सो देयरफॉर वो लेटर ऑन हम देखेंगे, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो या इस तरह आई मीन से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम, आई मीन, आई ए, जिस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, वी कैन डू इट, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी इन सर्किट, अब वो किस तरह आपने अभी पढ़ा। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC थ्रू ए सर्किट, किसी भी सर्किट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC कितना होगा, I इज इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने देखा जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC किसी भी सर्किट में किसी टाइम पे वो कितना होगा, I इज इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अल्टरनेटिंग करंट जो है कंटिन्यूसली चेंज होता है टाइम के साथ साथ, ठीक है ना, इट कंटिन्यूसली वेरीज, उसकी मैग्नीट्यूड वेरी होता है, इसकी जो पोलैरिटी डायरेक्शन वो वेरी हो जाता है। तो सपोज अगर हम कहेंगे ये जो करंट है ना, इसी करंट थ्रू ए सर्किट, ये कांस्टेंट रहेगा फॉर स्मॉल इनफिनिटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल dt, तब मुझे बताओ जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है ना जो सर्किट में पास होगा वो कितना होगा। यानी मैं व्हाट आई एम सेइंग, द अल्टरनेटिंग करंट यूजुअली कंटिन्यूअसली चेंजेस विद टाइम। सपोज इफ वी से दैट द करंट थ्रू ए सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन इनफिनिटेसिमल स्मॉल टाइम। अगर हम कहेंगे कि सर्किट में जो अगर हम कहेंगे सपोज मैं यहाँ पे एजम्पशन लूंगा, सपोज दैट द करंट थ्रू द सर्किट remains constant for an infinitesimally small time dt, किसी स्मॉल टाइम के लिए, then small amount of charge that will pass through the circuit in time dt। इसी टाइम dt में जो चार्ज होगी वो कितनी पास होगी। यानी कि हम एजम्पशन लेते हैं कि जो करंट है ना वो सर्किट में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर स्मॉल टाइम dt के लिए। देन जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास, वहाँ से जाओ, देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास हो रहा है थ्रू ए सर्किट इन टाइम dt, वो कितना होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम कहे एजम्पशन यहाँ पे लेते हैं, जो सर्किट है ना, सर्किट में चूंकि करंट हम छोटे से टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि छोटे से टाइम के लिए करंट यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, तो उसी छोटे से टाइम में हम देखेंगे कि ये सर्किट में कितनी चार्जें पास होंगी। तो दैट सिंपली विल बी गिवन बाय डी क्यू, क्योंकि छोटा सा टाइम है तो स्मॉल चार्जेस वहाँ पे पास होंगे। क्यू आमतौर पर IDT है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे टाइम dt है, छोटा सा टाइम है, छोटा सा टाइम इंटरवल है, तो कितनी चार्जें पास होंगी, बहुत कम चार्जें पास होंगी। तो देयरफॉर डी क्यू इज इक्वलेंट आई डी टी। तो उस वक्त जो डी क्यू बन जाए किसके बराबर बन जाएगा, आई डी टी। अब आपको आई दिया हुआ है तो देयरफॉर वो बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है ना। तो अब मुझे ये बता द अमाउंट ऑफ चार्ज, अब ये हो गया, ये एक्चुअली हमें पता चला ये छोटे से टाइम इंटरवल dt में इतने चार्ज पास हुए हैं सर्किट में। अब मुझे ये बताओ कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास होंगे सर्किट में हाफ टाइम पीरियड के लिए वो कितनी होगी, ठीक है ना। जस्ट टू इंटीग्रेट इट, नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज that will pass through the circuit in time t/2, that's half time period। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। कहाँ से कहाँ था, 0 to t/2, सिंपल। तो देयरफॉर वो बन जाएंगे इंटीग्रल ऑफ, इस तरह इंटीग्रल ऑफ dq
इज इक्वलेंट इंटीग्रल ऑफ 0 to t/2, ठीक है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है ना बेटा। तो देयर फोर इंटीग्रेट करो, आई नॉट क्या आएगा, डी और इंटीग्रल कैंसल, आई नॉट बाहर आएगा, तो देयर फोर आई नॉट जब बाहर आया तो बचा क्या, 0 to t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। ना व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इट्स माइनस कॉस, ठीक है ना, डी और इंटीग्रल कैंसल तो बचा क्या, क्यू इज इक्वलेंट, है ना। यहाँ पे देखो इंटीग्रल ये बाहर साइन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस। तो चलो आई नॉट मैंने पहले ही इसको बाहर निकाला, नो सॉरी इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे, तो मॉडलस में लिखूंगा, ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई, चूंकि डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी दैट्स ओमेगा, आपको पता है इंटीग्रेशन है, इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी, तो 0 to t/2 बिटवीन लिमिट, तो ओमेगा भी बाहर लेके आओ, ये बन जाएगा माइनस आई नॉट ओमेगा, अंदर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी बिटवीन लिमिट 0 and t/2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देयरफॉर दैट्स इक्विवेलेंट टू माइनस आई नॉट। नाउ व्हाट इज ओमेगा इक्विवेलेंट, इजंट इट 2π/t, ओमेगा है ना 2π/t, अंदर भी इसका वैल्यू ले लो आप, कॉस ओमेगा हो गया 2π/t, हाँ इंटू टी को अपर लिमिट दो, दैट्स t/2 माइनस लवर लिमिट हम जब देंगे बेटा तो वो बन जाएगा कॉस, वो मैं स्ट्रेट अवे 1 लिख लेता हूँ, पता है क्यों आपको बेटा, पता है बिकॉज कॉस 0 बन जाएगा लवर लिमिट, अपर लिमिट जब हम देखेंगे ओमेगा के बदले क्या बनेगा 2π/t इंटू हो गया अपर लिमिट t/2, लवर लिमिट जब हम देंगे तो वंस अगेन कॉस 2π/t इंटू 0, कॉस 0 हो गया इज इक्वलेंट टू 1, तो इसलिए -1 वहाँ पे पहले ही लिखा, तो देयरफॉर क्यू इज इक्वलेंट, ठीक है ना, क्यू इज इक्वलेंट माइनस आई नॉट, टी ऊपर आएगा डिवाइड बाई 2π, है ना, क्योंकि यहाँ पे टी नीचे था ना, टी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस आई नॉट t/2π, अंदर क्या बचा, टी कैंसल, 2 कैंसल, कॉस पाई, तो अंदर बचा कॉस पाई -1, व्हाट इज कॉस 180, दैट्स आल्सो -1 बेटा, तो देयरफॉर ये बन जाएगा माइनस आई नॉट टी डिवाइड बाई 2π, cos pi that's cos 180 is -1 वो हो गया -2 बेटा, तो देयरफॉर बेटा q that is charge is simply equivalent to minus I naught t डिवाइड बाई 2π इंटू -2, अब 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर q किसके बराबर आएगा, I naught t बाई पाई, ठीक है ना, I naught t बाई पाई, ठीक है ना, ये आपको निकला चार्ज जो एक्चुअली ट्रांसफर हुई है एसी सर्किट में फॉर हाफ द टाइम पीरियड, तो देयरफॉर अगर मैं इफ आई मीन, आई एम हो गया, आई मीन ये मीन वैल्यू है एसी का, आई एम इज द मीन वैल्यू ऑफ एसी और हाफ साइकिल, क्योंकि हाफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं, देन बाय डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन आपने देखी, जो मीन वैल्यू ऑफ करंट है वो किसके बराबर है, तब किसके बराबर, तब चार्ज किसके बराबर आएगी, देन आई क्यू इज इक्वलेंट आई एम t/2, है ना। डेफिनेशन आपने भी देखा बेटा, अभी आपने डेफिनेशन देखा कि आई मीन क्या कह रहा है, ये वो स्टडी करंट है, डीसी करंट है जो सेंड करता है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट रेजिस्टेंस इन सेम टाइम एज द अल्टरनेटिंग करंट डज इन द हाफ इट्स टाइम पीरियड, तभी मैंने देखा क्यू इज इक्वलेंट आई एम t/2, ठीक है ना। डेफिनेशन के हिसाब से है कि डीसी करंट एक्चुअली जितना चार्ज सेंड करता है किसी टाइम में, इट शुड बी सेम एज डन बाय द एसी इन हाफ ए साइकिल, दैट्स व्हाई क्यू इज इक्वलेंट आई एम इंटू t/2, तो देयरफॉर इस क्यू को अपना वैल्यू दो, पुट इट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब क्यू को अपना वैल्यू आई नॉट t/π, ये वैल्यू दे दो, आई नॉट t/π इज इक्वलेंट आई एम इसी तरह है इंटू t/2, अब टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर आई एम किसके बराबर आएगा बेटा आपको, ट्वाइस आई नॉट बाई पाई, ठीक है ना। ये आपको एक्चुअली हाफ पीरियड पे ये आपको क्या मिला, दिस इज एक्चुअली दी मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग ए हाफ साइकिल, ठीक है ना। तो और ये एक्चुअली 2/π जब आप सॉल्व भी करोगे तो ये बन जाएगा 0.63 टाइम्स आई नॉट व्हेन वी सॉल्व इट, या 63.6%, इस तरह भी लिख सकते हैं, 63.6% ऑफ आई नॉट जब आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे, या 0.63 इंटू आई नॉट। आमतौर पर जो आपने याद रखना है अपने न्यूमेरिकल्स के लिए, अपने क्वेश्चंस के लिए, इट इज 2 I नॉट बाई पाई, दिस इज द मीन वैल्यू, ये आपको क्या निकला, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ AC, मीन वैल्यू ऑफ AC ड्यूरिंग हाफ ए साइकिल, ड्यूरिंग हाफ साइकिल,
हाफ साइकिल के लिए 0.63 टाइम्स पीक करंट या 63.6 टाइम्स पीक वैल्यू। सिमिलरली हम इसको प्रूव कर सकते हैं फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है ना, दैट्स अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो उसके लिए ईएम मीन ईएमएफ किसके बराबर होगा बेटा, ट्वाइस ई नॉट डिवाइड बाई पाई, दैट्स वंस अगेन 0.63 टाइम्स ई नॉट। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एक साइकिल के लिए। लेकिन अगर हम दूसरे साइकिल की बात, ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल जो मीन वैल्यू ऑफ एसी विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी दिस इज फॉर फर्स्ट साइकिल, ये हमने देखा ये ड्यूरिंग हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल, जब हम नेक्स्ट हाफ साइकिल की तरफ देखेंगे, नेक्स्ट हाफ साइकिल में वंस अगेन जो हमें यहाँ पे मीन करंट मिला उसका मीन ईएमएफ मिला, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी। नेक्स्ट हाफ के लिए आई एम विल बी सिंपली इक्विवेलेंट माइनस ट्वाइस आई नॉट बाई पाई, या सिंपली माइनस 0.636 आई नॉट। इसी तरह जो हमें ईएमएफ दैट विल बी माइनस ट्वाइस ई नॉट बाई पाई, माइनस 0.303 ई नॉट। तो इसी रीजन के लिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। बिकॉज ओवर अ कंप्लीट साइकिल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, फॉर ओवर कंप्लीट साइकिल वहां पे जीरो होगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस एवरेज पॉइंट बना के रखता हूं मैं इसको, दैट्स एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। यानी जो एवरेज वैल्यू एसी का होता है ना एक कंप्लीट साइकिल पे, वो कितना होता है बेटा, वो जीरो होता है, ठीक है ना। तो इतना याद रखो आपकी जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज जीरो। इट इज़ ऑलवेज, जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे तो हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करेंगे, क्योंकि फुल साइकिल के लिए अब मानिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो फुल साइकिल के लिए वैल्यू हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो देयरफॉर वंस अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, एवरेज वैल्यू जो हमें मिलता है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो हमें मिलता है करंट का एक हाफ साइकिल के लिए वो इतना आता है, ट्वाइस आई नॉट बाई पाई, या 0.633 टाइम्स द पीक वैल्यू। दिस इज पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। इसी तरह जब हमने देखा दूसरे साइकिल के लिए, जब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, मीन वैल्यू ऑफ एसी तो हमें मैग्नीट्यूड सेम आता है लेकिन डायरेक्शन उल्टी आती है, विच मीन नेगेटिव साइन विल बी विच इज अपोजिट टू द फर्स्ट साइकिल। दिस मीन्स दैट वैल्यू ऑफ एसी ओवर these ओवर हाफ साइकिल्स ओवर these two half cycles they are alternately positive and hence positive and negative, hence mean value of AC over a whole complete cycle is zero, ठीक है। एक और चीज़ ज़मनन मुझे याद आया, एक अगर आपने आई नॉट कहीं पे निकालना हो, ठीक है ना, आई नॉट इन टर्म्स ऑफ मीन वैल्यू, तो इस इक्वेशन से आई नॉट भी आप निकाल सकते हो। आई नॉट इज सिंपली इक्विवेलेंट आई मीन डिवाइड बाई 0.637, दैट्स 1.57 इंटू आई मीन। कहीं पे एक ये रिलेशन भी लगती है, आई नॉट इन टर्म्स ऑफ आई मीन किसके बराबर होता है, इट इज़ 1.57 इंटू आई मीन। सो देयरफॉर दिस वाज बेटा योर मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट।